हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। ये मेरा यूपी टेट का पेपर है जो 2011 का है, प्राइमरी का, जो उत्तर प्रदेश का है। तो चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। सीडीपी है पहला पार्ट मेरा। कौन सा है? सीडीपी का, जो 30 नंबर का होता है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना वीडियो। पहला क्वेश्चन है, ये यूथ कंपटीशन का बुक है जो समरी के साथ दिया, तो हम समरी के साथ इसका वीडियो बनाएंगे। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बाल विकास एवं शिक्षण विधि निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित है। निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित है। पहला ऑप्शन है, शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांत पर, शिक्षण की विधियों के सिद्धांत पर, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर, शिक्षण के सामाजिक सिद्धांत पर। किस पे आधारित है? तो पहला ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर खेल विधि मेरा आधारित है। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन क्या दिया है? निम्न प्राथमिक स्तर पर बालकों को शिक्षा प्रदान करने के साथ यह भी आवश्यक होता है कि उनकी शारीरिक वृद्धि एवं विकास पर ध्यान दिया जाए। ठीक है, इसके लिए सबसे सर्वोत्तम विधि खेल विधि है, क्योंकि खेल विधि वृद्धि एवं विकास के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या डिसलेक्सिया संबंधित है? डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? मानसिक विकार से, गणितीय विकार से, व्यवहारिक विकार से कि पठन विकार से? डिसलेक्सिया किससे संबंधित होती है? ऑप्शन नंबर सी, पठन विकार से। ठीक है, डिसकैल्कुलिया किससे होता है? गणितीय विकार से। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरा? सी। तो इसका एक्सप्लेनेशन क्या है? डिसलेक्सिया एक पठन संबंधी विकार होता है, ठीक, जिसमें बालक को अक्षरों का पहचानने में कठिनाई होती है तथा उनका अधिगम बाधित होता है। इस विकार को दूर करने के लिए शिक्षक को मौखिक कार्य एवं पर्याप्त अभ्यास पर बल देना चाहिए। ठीक है, बच्चों को क्या होता है? अक्षरों को पहचानने में कठिनाई होती है डिसलेक्सिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशेष रूप से ज़रूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए दूसरे सामान्य बच्चों के साथ, विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित विधियों द्वारा, विशेष विद्यालयों में या विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षकों द्वारा। विशेष ज़रूरतों को बच्चों को तो हम आम बच्चों के साथ ही रखेंगे। एनसीएफ क्या कहता है कि सभी को एक साथ पढ़ाना, तो हमारा क्या होगा? दूसरे सामान्य बच्चों के साथ, ऑप्शन नंबर ए। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। विशेष रूप से ज़रूरतमंद बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ ही शिक्षा देने का प्रबंध करना चाहिए, ताकि अपनी आवश्यकताओं या ज़रूरतों की पूर्ति के साथ साथ वे सामान्य बच्चों के क्रियाकलापों से भी प्रभावित होते रहें, ताकि भविष्य में सामान्य वातावरण के साथ अपने आप को समायोजित कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रेरण, मतलब अभिप्रेरणा क्या है? अधिगम में सीखने वालों की स्मृति को तेज बनाता है, पुराने अधिगम से नए अधिगम को विभेदित करता है, एक दिशीय रूप से सोचने में सीखने वालों को प्रस्तुत करता है, या नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता है। अधिगम क्या है? प्रेरणा के लिए। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी, नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता है। एक्सप्लेनेशन क्या दिया है? अधिगम प्रक्रम में अभिप्रेरणा का महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है, अभिप्रेरणा के माध्यम से सीखने वाले में अधिगम के प्रति रुचि उत्पन्न किया जा सकता है। ठीक है, अधिगम को प्रभावी बनाता है। अधिगम के प्रक्रम में रोचकता को बढ़ाने के लिए अभिप्रेरणा का प्रयोग करना चाहिए।
ताकि बच्चों में अधिगम के प्रति रुचि एवं उत्सुकता बढ़ती रहे। यानी जितना अभी प्रेरणा मोटिवेशन मिलेगा उतना बच्चा सीखेगा। इसका मतलब यही है, नए सीखने वालों को अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 5 के न्यून दृष्टि वाले बच्चों को निम्न स्तर के कार्य के लिए माफ़ करना उचित है? ऐसा तो नहीं है, नहीं होगा। उसके दैनिक कार्य में उसके माता पिता तथा मित्रों को सहायता करनी चाहिए। कक्षा में सामान्य रूप से बर्ताव करना चाहिए एवं ऑडियो सीडी के जरिए सहायता प्रदान करनी चाहिए। कक्षा में विशेष बर्ताव करना चाहिए, विशेष वाला कोई है नहीं। दैनिक कार्य में माता पिता दोस्तों को इन्वॉल्व करेंगे नहीं, तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, कक्षा में सामान्य रूप से बर्ताव करना चाहिए और ऑडियो सीडी से उनको सहायता प्रदान करनी चाहिए ताकि वो सुन के चीज़ों को सीख सकें। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। एक्सप्लेनेशन क्या दिया है? कक्षा 5 प्राथमिक स्तर के न्यून दृष्टि वाले बच्चों के साथ सामान्य बच्चों की तरह व्यवहार करनी चाहिए, ठीक है, तथा उनके अधिगम को बढ़ाने के लिए श्रव्य शिक्षण सामग्री का प्रयोग करना चाहिए ताकि दृष्टि क्षमता के अभाव में उनके अधिगम पर नकारात्मक प्रभाव न पड़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? श्यामपट्ट को शिक्षण सामग्री के किस समूह के अंतर्गत किया जा सकता है? यानी जो श्यामपट्ट है वो मेरा कौन सा साधन है? श्रव्य साधन है, दृश्य साधन है? इनमें से कोई नहीं, दृश्य श्रव्य साधन है। श्यामपट्ट क्या है? दृश्य साधन है। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। देख सकते हैं, हम सुन तो सकते नहीं है, और देख सकते हैं और सुन सकते हैं दोनों नहीं है, तो क्या है? केवल हम देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। वे साधन जिसमें बालक की दृश्य ज्ञानेंद्रियाँ यानी आँखें प्रेरित होती हैं वे दृश्य शिक्षण सामग्री कहलाती हैं, जैसे श्यामपट्ट, मानचित्र, रेखा चित्र, मॉडल आदि। अब क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन सी शिक्षण कुशलता से संबंधित है? शिक्षण कुशलता से श्यामपट्ट पर लिखना, प्रश्नों को हल करना, उपरोक्त सभी प्रश्न पूछना। यानी शिक्षण में कुशल प्रभावी क्या दिखाता है? श्यामपट्ट पर लिखना, ठीक है, ये भी बात सच है। प्रश्नों को हल करना, ये भी ठीक है। प्रश्न पूछना, ये भी सही है। यानी उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्या दिया। शिक्षण कार्य को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक है कि शिक्षण सभी शिक्षण कौशल में कुशल हो, ठीक। शिक्षण कौशल निम्न है, क्या क्या है? श्यामपट्ट कौशल है, प्रश्न कौशल है, स्पष्टीकरण कौशल है, प्रतिपुष्टि कौशल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उन्हें कक्षा के बाद शिक्षक से मिलने की सलाह दी चाहिए। ऐसा भी कक्षा चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, ठीक है। लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। स्वतंत्र रूप से उत्तर ढूंढने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, ऐसा नहीं है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं। ये क्या हो जाएगा? एक्सप्लेनेशन, कक्षा शिक्षण के दौरान विद्यार्थी के प्रश्न पूछने पर उसके उत्सुकता को शांत करने के लिए शिक्षक को उसकी समस्याओं को समाधान करना चाहिए तथा छात्र को विषय वस्तु संबंधी सार्थक प्रश्न पूछने को प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि विषय में संबंधित शिक्षण में उनकी रुचि बनी रहे तथा अधिगम बिना अवरोध के सतत रूप से चलता रहे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किया है, किसने किया है? टीपी नन ने, फ्रॉवेल ने, स्पेंसर ने, मॉन्टेसरी ने। किसने किया है किंडरगार्टन का? फ्रॉवेल ने। किसने किया है किंडरगार्टन का प्रतिपादन? फ्रॉवेल ने। ऑप्शन नंबर सी। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। मनोवैज्ञानिक फ्रॉवेल ने 1840 में जर्मनी में पहला किंडरगार्टन खोला, ठीक है, तथा किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन भी किया। किंडरगार्टन का अर्थ है बच्चों का बागीचा। इसका अर्थ क्या है?
बच्चों का बागीचा होता है, अर्थात फ्रॉवेल के अनुसार बच्चे उद्यान में स्थित नर्सरी की तरह होते हैं। जैसे नर्सरी की अच्छी तरह देखभाल से छोटे पौधे स्वस्थ वृक्ष बनते हैं, उसी तरह बच्चों की देखभाल से उनका मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य का विकास होता है। किंडरगार्टन का अर्थ क्या है? बच्चों का बगीचा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अभिभावक आपसे विद्यालय में मिलने के लिए कभी नहीं आता, आप क्या करेंगे? बच्चे की उपेक्षा करेंगे, अभिभावक को लिखेंगे, आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे, बच्चे को दंड देना शुरू करेंगे। तो आप क्या करेंगे? आप स्वयं उससे मिलने जाएंगे उनसे। तो ऑप्शन नंबर मेरा क्या हो जाएगा? सी। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। यदि छात्र का अभिभावक विद्यालय में किसी कारणवश शिक्षक से मिलने नहीं आता, तो शिक्षक को चाहिए कि वह स्वयं अभिभावक से मिलने उसके घर जाए तथा छात्र से संबंधित समस्याओं पर अभिभावक से वार्तालाप कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बचपन का सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता है। बहुत तरीके से बच्चे प्राप्तवयस्कों के बराबर हो जाते हैं। बच्चों को युवा प्राप्तवयस्कों के रूप में सबसे अच्छा माना जाता है। बचपन आधारिक रूप से प्रतीक्षा अवधि है। बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है। बचपन क्या है? वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अवधि है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। बचपन के सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता है कि बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की अनूठी अवधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या एक प्रमाणीकृत पठन परीक्षण लेने के लिए 5वीं कक्षा को प्रस्तुत करने में शिक्षक को आधिकारिक परामर्श दिया जाता है, यानी कक्षा 5 में उसको प्रस्तुत करना है तो क्या करेगा? बच्चों को बोलना कि परीक्षण बहुत महत्वपूर्ण है तथा वह उसमें अच्छा प्रदर्शन करेगा। पूर्ववर्ती परीक्षा में प्रधान प्रश्नों को चिन्हित करना एवं छात्रों को उन्हें उत्तर देने की अनुमति देना। ठीक है। निम्न कोटि के पाठकों को प्रशिक्षण देना ताकि कक्षा के शेष बच्चे किसी भी तरीके से अच्छा करें। निम्न परीक्षण में आने वाले समान प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए छात्रों को अभ्यास कराना। मतलब क्या है कि अगर 5वीं कक्षा में टीचर कुछ प्रस्तुत कर रहा है, उसको परामर्श देना है, तो क्या करेगा? परीक्षण में आने वाले समान प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए छात्रों को अभ्यास कराना, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरा? डी। एक प्रमाणीकृत पठन परीक्षण लेने के पूर्व यह आवश्यक है कि शिक्षक छात्रों को परीक्षण में आने वाले प्रश्नों के प्रारूप की जानकारी दे, अधिक से अधिक प्रश्नों का अभ्यास करवाए। क्वेश्चन नंबर 13, असंगठित घर से आने वाला बच्चा सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करेगा। ऑप्शन नंबर, सुनिर्मित पाठों में, स्वतंत्र अध्ययन में, नियोजित निर्देश में, अभ्यास पुस्तिकाओं में। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरा? बी, स्वतंत्र अध्ययन में। बच्चा कब कठिनाई का अनुभव करेगा? जब वह खुद से अध्ययन करेगा। एक्सप्लेनेशन, असंगठित घर से आने वाले बच्चों में अनेक वातावरण का प्रभाव अवश्य पड़ता है। ठीक है, जिसमें उनमें अनुशासन एवं आत्मनिर्भरता जैसे गुणों का अभाव पाया जाता है। इन गुणों के अभाव में बालक स्वतंत्र अध्ययन में कठिनाई का अनुभव करेगा। अगला क्वेश्चन, आप देखते हैं कि एक छात्र बुद्धिमान है, आप उसके साथ संतुष्ट रहेंगे, उसे अतिरिक्त गृह कार्य नहीं देंगे, वह जैसे अधिक प्रगति कर सके उस तरह से उसे अनुप्रेरित करेंगे, उसके अभिभावकों को सूचित करेंगे कि वह बुद्धिमान है। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन मेरा क्या है? सी, वह जैसे अधिक प्रगति कर सके उस तरह के उसे अनुप्रेरित करेंगे, यानी मोटिवेट करेंगे। तो एक्सप्लेनेशन क्या है? बुद्धिमान छात्र को उसके अधिगम को सही दिशा देने के लिए
शिक्षक द्वारा उसे समय समय पर निर्देशन देना चाहिए, क्योंकि तीव्र बुद्धि वाले छात्रों को सामान्य छात्रों के साथ शिक्षण कार्य करना उचित नहीं माना जाता है। अगला क्वेश्चन, यदि कुछ विद्यार्थी कक्षा में अध्ययन की चित्तवृत्ति में नहीं है तो आप, यानी जो विद्यार्थी हैं, कुछ विद्यार्थी कक्षा में अध्ययन की चित्तवृत्ति में नहीं है, उन्हें अध्ययन के लिए बाध्य करेंगे, उन विद्यार्थियों को कक्षा छोड़ने के लिए कहेंगे? ये तो हम कभी नहीं कहेंगे। उन्हें चेतावनी देंगे कि वे अवश्य अध्ययन करें, नहीं तो आप प्रधानाध्यापक को सूचित कर देंगे? यह ऑप्शन भी नहीं हो सकता। उन्हें उनकी रुचि अथवा आप अपने विषय के अनुसार रुचिपूर्ण चीज़ें बताएंगे, यानी हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। उन्हें उनकी रुचि के अनुसार उस विषय पर चीज़ें बताएंगे, ताकि विद्यार्थी क्या है कि रुचि लेने लगे। तो ऑप्शन नंबर मेरा क्या हो जाएगा? डी। एक्सप्लेनेशन क्या है? अध्ययन में चित्तवृत्ति का तात्पर्य अध्ययन में रुचि न लेना। क्या है? रुचि न लेना। अगर किसी छात्र द्वारा इस तरह की प्रवृत्ति अपनाई जाती है तो शिक्षक को अपने विषय वस्तु से संबंधित उनकी रुचि के अनुसार शिक्षण कराना चाहिए। शिक्षण कार्य को मनोरंजक एवं रुचिकर बनाने के लिए शिक्षण सहायक सामग्री का भी प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है? वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है, यानी कैसे लॉजिकली सोचता है, तो क्या कहा जाता है? संवेदन, प्रौढ़ अवस्था, औपचारिक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक। संवेदन में तो बच्चा 0 से लेकर 2 वर्ष का होता है। औपचारिक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। मूर्त क्रियात्मक अवस्था में बच्चा क्या है? लॉजिकली सोचने लगता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में इसमें बच्चे का अभाव होता है, लॉजिकली हम क्या होता है? अभाव होता है। तो ऑप्शन नंबर मेरा क्या हो जाएगा? डी। एक्सप्लेनेशन क्या है? पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार तीसरे चरण, यानी ये कौन सा हमारा है? तीसरा चरण। और चौथा चरण क्या होता है? अमूर्त चरण हो जाता है। पूरे संख्यात्मक अवस्था कब से होता है? 7 से 11 वर्ष होता है। 7 से 11 वर्ष तक के बालक किसी वस्तु या घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना प्रारंभ कर देता है। इस अवस्था में बालकों में चिंतन, तर्क वितर्क, एकाग्रचित्त आदि गुणों का विकास होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 सुस्पष्ट स्तरों को पहचाना गया था, यानी बच्चों के बौद्धिक विकास का 4 स्तर किसने दिया है? कोलबर्ग द्वारा, स्किनर द्वारा, एरिक्सन द्वारा, पियाजे द्वारा। 4 चरण किसके द्वारा दिया गया है? पियाजे के द्वारा। पहला क्या था? पूर्व संक्रियात्मक। पहला क्या था यहाँ पे? अरे पहला संवेदन था, दूसरा क्या? दूसरा पूर्व क्रियात्मक, तीसरा अमूर्त है और चौथा क्या है? अमूर्त है। 4 चरण है। ये देखिए एक्सप्लेनेशन में दिया है। पियाजे द्वारा बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 स्पष्ट स्तरों को पहचाना किया गया है, जिसे संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। पहला स्तर क्या है? संवेदिक गतिका अवस्था, जो 0 से 2 वर्ष होती है। ठीक है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष होती है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष होती है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 वर्ष की होती है। औपचारिक को हम अमूर्त अवस्था भी बोलते हैं, 11 से जो 15 वर्ष तक की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्पवयस्क बच्चों के अधिगम में अभिभावकों की भूमिका होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? अभिभावक की भूमिका निषेधात्मक होनी चाहिए, संवेदात्मक होनी चाहिए, अग्र सक्रिय होनी चाहिए, उदासीन होनी चाहिए। निषेधात्मक तो बिल्कुल नहीं होगा, संवेदना भी नहीं होगा, उदासीन भी नहीं होना चाहिए। तो पेरेंट्स को क्या होना चाहिए? अग्र सक्रिय होना चाहिए। और यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अल्पवयस्क बच्चों के अधिगम में अभिभावक की भूमिका अग्र सक्रिय होनी चाहिए, ताकि उनके कार्य में भटकाव की स्थिति न उत्पन्न हो। इस अवस्था में बच्चों को निर्देशन के साथ साथ परामर्श की भी आवश्यकता पड़ती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया गया है? यानी कॉग्निटिव जो है खेल के मैदान में, विद्यालय एवं कक्षा में, गृह में, ऑडिटोरियम में। यानी बच्चों की जो संज्ञानात्मक विकास है सबसे ज़्यादा कहाँ हम अच्छे से देख सकते हैं? विद्यालय एवं कक्षा में। ऑप्शन नंबर मेरा क्या हो जाएगा? 2। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरा? 2। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को मापने एवं परिभाषित करने का सर्वाधिक उपयुक्त विधि परीक्षा प्रणाली है, जिसमें बच्चों के संज्ञानात्मक विकास स्तर को जाना जा सकता है तथा इसके लिए विद्यालय सबसे उपयुक्त स्थान होता है। ठीक है, सबसे अच्छा स्थान क्या होता है? विद्यालय, जहाँ बच्चे स्वतंत्र एवं अनुशासित रूप से अपनी अभिव्यक्ति दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, को अनुप्रेरित शिक्षण के एक संकेत के रूप में विवेचित किया जाता है। कक्षा में अधिकतम उपस्थिति, शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य, विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना, कक्षा में पूर्ण निरस्ता। यानी शिक्षण के संकेत क्या होते हैं कि कब शिक्षण अच्छा होता है? जब विद्यार्थी क्या करेगा? बार बार प्रश्न पूछेगा, विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। शिक्षण प्रभावशाली एवं सजीव तब होता है जब कक्षा में समय समय पर शिक्षक छात्र वार्तालाप हो। ठीक है, शिक्षक और छात्र में क्या हो? वार्तालाप हो। छात्रों द्वारा कक्षा में प्रश्न पूछा जा रहा हो। इससे पता चलता है कि छात्र का अधिगम अच्छी तरह से चल रहा है और छात्र कक्षा में रुचि ले रहा है। जब बच्चा कक्षा में सवाल पूछेगा तो पता चलता है कि हाँ, बच्चे को आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो क्वेश्चन कर रहा है, तो उससे क्या होता है कि बच्चा उसमें रुचि ले रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को उचित है। यानी रुचि बनाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? संपट का प्रयोग करना, चर्चा करना, प्रश्न पूछना, कहानी कहना। तो सब संपट का प्रयोग मतलब मान लीजिए शिक्षक लिख रहा है तो पीछे से तो पता नहीं चलेगा बच्चा इंटरेस्टेड है कि नहीं। कहानी कहना एक तरफ से है कि सिर्फ शिक्षक बोल रहा है, बच्चा क्या कर रहा है? सुन रहा है, तो सक्रिय रूप से पता नहीं बच्चा सुन रहा होगा कि नहीं। चर्चा करना भी एक तरह से शिक्षक में ही शिक्षक केंद्र है। प्रश्न पूछना क्या होता है कि जब शिक्षक प्रश्न पूछेगा और जवाब बच्चों की तरफ से आएगा तो ये शिक्षक को क्या है? उचित, ये विद्यार्थियों के लिए उचित होगा, जिससे विद्यार्थी रुचि लेने लगेंगे। तो कक्षा में छात्रों की रुचि एवं उत्सुकता को बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि शिक्षक छात्र से पूर्व ज्ञान से संबंधित यानी पूरे ज्ञान से संबंधित प्रश्नों को पूछे, जिससे सामान्यतः प्रस्तावना के प्रश्न कहते हैं। इसके लिए शिक्षक में प्रश्न कौशल का होना अनिवार्य है। शिक्षक में प्रश्न कौशल का होना अनिवार्य है। अगला क्वेश्चन क्या है? विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है? यह उन्हें शारीरिक रूप से सशक्त बनाता है। सही बात है। यह शिक्षकों के लिए काम आसान करेगा? नहीं। यह समय बिताने में सहायक होगा? नहीं। यह सहयोग एवं संतुलन का विकास होगा। सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा? डी। सहयोग भी करेगा और बच्चे का क्या है? संतुलन का विकास भी होगा, यानी डेवलपमेंट होगा। विद्यार्थियों द्वारा खेलने से उनका शारीरिक विकास यानी ठीक है संतुलित रूप से होता है तथा खेलने से छात्रों में सहभागिता एवं नेतृत्व करने की क्षमता का समायोजन जैसे कई सामाजिक गुणों का विकास होता है। ठीक है ना, खेलने से क्या होता है कि सामाजिक गुण का विकास होगा, शारीरिक विकास होगा, बहुत सारी चीज़ों का विकास होता है। अगला क्वेश्चन है, परिवार एक साधन है अनौपचारिक शिक्षा का, औपचारिक शिक्षा का, दूरस्थ शिक्षा का, गैर औपचारिक शिक्षा का। तो परिवार क्या है? अनौपचारिक शिक्षा का। परिवार ही बालक का प्रथम विद्यालय होता है तथा माता पिता को ही बालक का प्रारंभिक शिक्षक माना जाता है। ठीक है, इनसे प्राप्त ज्ञान अनौपचारिक होता है तथा इसी ज्ञान से बालक में सामाजिक एवं नैतिक मूल्यों का विकास होता है। किस चीज़ का विकास होता है? नैतिक मूल्यों का। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। कैसे कर सकता है? ऑप्शन है, महान व्यक्तियों के बारे में बोलकर, अनुशासन की अनुभूति को विकसित कर, आदर्श रूप से बर्ताव कर,
उन्हें अच्छी कहानियाँ सुनाकर। तो सबसे नैतिक गुणों का विकास कैसे कर सकते हैं? आदर्श रूप से बर्ताव करके। तो ऑप्शन नंबर मेरा क्या हो जाएगा? सी। शिक्षक स्वयं को आदर्श रूप से प्रस्तुत करके तथा आदर्श आचरण को अपनाकर छात्रों में सामाजिक एवं नैतिक मूल्यों का विकास कर सकते हैं। जब शिक्षक का बर्ताव अच्छा होगा तो बच्चे भी सीखते हैं, तो उससे पता ये है कि सामाजिक और नैतिक दोनों का विकास अच्छे से हो जाएगा। 25 क्वेश्चन। एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, कक्षा में समयानुवर्ती होना, विद्यार्थी की कठिनाइयों को दूर करना एवं सुवक्ता होना। तो शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है? कि विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना, यानी ऑप्शन नंबर सी। शिक्षक को कक्षा शिक्षण के समय कई कार्य एवं उत्तरदायी होते हैं, परंतु सबसे महत्वपूर्ण कार्य यह होता है कि वह छात्रों के समस्याओं का समाधान कर सके, उनकी उत्सुकता को शांत करें। नेक्स्ट क्वेश्चन। आप एक अति सक्रिय बालक को कैसे सही दिशा में लाएंगे? यानी कोई बालक है जो अति सक्रिय है, तो उसे पहली पंक्ति में बिठाएंगे तथा उस पर कड़ी नज़र रखेंगे। ठीक है। उस कक्षा में कोने में बैठने की जगह निर्धारित करेंगे, उसे शामपट आदि साफ करने का काम देंगे। उपरोक्त में से कोई नहीं। जब बच्चा अति सक्रिय हो, मतलब ज़्यादा ही उथल पुथल करते हैं, तो ऐसे बच्चों को क्या है कि इन लोग को ध्यान भटकाने के लिए श्यामपट पे आदि काम में करने के लिए दिया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। श्यामपट आदि को साफ करने का काम देंगे। यदि कक्षा में कोई अति सक्रिय बालक है तो एक अध्यापक को उसे श्यामपट आदि साफ करने का काम देना चाहिए, ताकि वह कक्षा कार्यों में व्यस्त रहे, शिक्षण अधिगम को प्रक्रिया को बाधित न करे। अगला क्वेश्चन क्या है? पृथक पृथक समजातीय समूहों के व्यक्तियों के प्रति बच्चों की अभिवृत्ति साधारणतः आधारित होगी उनके अभिभावकों की चित्तवृत्ति पर, उनमें समकक्षियों की अभिवृत्ति पर, दूरदर्शन के प्रभाव पर, उनके सहोदरों की अभिवृत्ति पर। यानी कुछ समजातीय समूह से बच्चे आते हैं व्यक्तियों के प्रति, उन्हें साधारण क्या आधारित होगा? मतलब विभिन्न जात से आते, तो उनके अभिभावकों की चित्तवृत्ति पर। कैसे पता करेंगे? किस आधार पर? उनके अभिभावकों की चित्तवृत्ति पर। बच्चे जिस परिवेश से आते हैं उन पर उनके परिवेश का सीधा असर पड़ता है, ठीक है, तथा उसके अभिभावकों के गुणों का स्थानांतरण उनमें होता है तथा उसी के अनुसार उनमें आदतों एवं अभिवृत्तियों का विकास होता है। इसमें परिवार एवं अभिभावकों की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है। अगला क्वेश्चन है, आपको अपनी कक्षा में 2 मंदबुद्धि बच्चों को बैठाने के लिए बोला गया, आप क्या करेंगे? उन्हें अपने विद्यार्थियों के रूप में ग्रहण करने से इनकार कर देंगे? नहीं। प्रधानाध्यापक को उन्हें किसी और कक्षा में जो कि मंदबुद्धि बालकों के लिए विशेष रूप से चिन्हित है में बैठाने के लिए कहेंगे? बिल्कुल भी नहीं। ऐसे विद्यार्थियों को सिखाने की तकनीकी सीखेंगे, उपरोक्त में से कोई नहीं। यानी हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। ऐसे विद्यार्थियों को हम क्या करेंगे? सिखाने की एक तकनीकी सीखेंगे। एक्सप्लेनेशन क्या है? शिक्षक द्वारा सभी प्रकार के बच्चों को शिक्षा दी जाती है, ठीक है, परंतु शिक्षक के लिए आवश्यक है कि उसे भिन्न भिन्न बौद्धिक स्तरों के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए विभिन्न शिक्षण विधि एवं तकनीकी कौशल का ज्ञान होना चाहिए शिक्षक को। अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए, इसका अर्थ है उसके पास पर्याप्त धन संपदा होनी चाहिए ताकि उसे शिक्षण देने की ज़रूरत न पड़े? बिल्कुल भी नहीं। उनका अधिकारियों के उच्च स्तर से संपर्क होना चाहिए? ऐसा नहीं है। उनको अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरा? सी। विद्यार्थियों के बीच उनकी प्रसिद्धि होनी चाहिए? नहीं। ऑप्शन नंबर मेरा क्या हो जाएगा? सी। एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए, अर्थात शिक्षक को उन सभी शैक्षिक गुणों एवं कौशलों से परिपूर्ण होना चाहिए जिससे शिक्षण कार्य सुगम रूप से चलता हो, साथ ही छात्रों के समस्याओं के समाधान के लिए
पूर्ण ज्ञान शिक्षक के लिए आवश्यक होता है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है, बच्चों में संवेगात्मक समायोजन का प्रभावी होता है, यानी संवेग कब होता है, व्यक्तित्व के निर्माण में, कक्षा शिक्षण में, उपरोक्त सभी, अनुशासन में। जो संवेग आता है समायोजन, तो व्यक्तित्व के निर्माण में भी आता है, अनुशासन के समय भी आता है, कक्षा शिक्षण में भी आता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरा, डी। संवेगात्मक समायोजन बच्चों के व्यक्तित्व के निर्माण में, कक्षा शिक्षण में अनुशासन जैसे गुणों के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होता है। यदि बालक कक्षा एवं समाज में उचित समायोजन कर लेता है तो उसे सामाजिक गुणों का विकास संभव होता है। ये रहा मेरा 30 क्वेश्चन CDP का। अगला वाला हिंदी का होगा। तो थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।